नहीं, आज जिस भाव दाल और चावल बिक रहा है, आटा 10 रुपए 50 पैसे किलो, मूंग की दाल 32 रुपए किलो, अरहर की दाल 32 रुपए किलो, चने की दाल 20 रुपए किलो, सरसों का तेल 52 रुपए किलो, सफोला 67 रुपए 50 पैसे किलो, नमक 6 रुपए किलो और चावल 24 रुपए किलो। कोई लग्जरी की, हाँ शाम तक और बढ़ गए होंगे। दाल, चावल, नमक और आटा, ये उसके दाम हैं। और आप ये सोच लीजिए कि अगर इस दामों पर खाने की चीजें बिक रही हैं तो आम आदमी की क्या हालत होगी। और ये दाम है गेहूं दाल चावल के। सब्जियों की बात देखो तो आग लगी पड़ी है बाजार में। हरी सब्जियों की बात आप छोड़ दीजिए, लोग कहते हैं न्यूट्रिशियस फूड खाइए, हरी सब्जी खाइए। हरी सब्जी तो आप छू नहीं सकते। आलू और प्याज 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो के भाव बिक रहा। मैं कहती हूँ कि आम आदमी सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल जीवन जीने के लिए जो आटे में नमक मिलाकर के रोटी सेक ले, ऊपर मुट्ठी मारकर प्याज रख ले, इतनी भर रोटी आज नसीब नहीं है। ये विनम्र किसान की सरकार है। श्रीमती सुषमा स्वराज। No, it is the rule provides starting. कि वो आम आदमी का समर्थन अपने साथ बनाए रखने के लिए उसकी तकलीफ को सदन में कहना भी चाहते हैं और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस सरकार को समर्थन जारी भी रखना चाहते हैं। इसलिए सरकारी दस्तावेजों से कुछ आंकड़े पढ़कर उन्होंने संकोच से अपनी बात सदन में रखनी चाहिए। लेकिन मेरा दल ऐसी किसी मजबूरी से घिरा हुआ नहीं है, इसलिए मैं बिना सरकारी आंकड़ों के मायाजाल में उलझे एक आम आदमी के दर्द को एक आम आदमी की जुबान में इस सदन में रखना चाहूंगी। सभापति जी, आपको याद होगा कुछ दिन पूर्व शून्यकाल में भी मैंने आटे और दाल के दामों में बढ़ोतरी के मसले को इस सदन में रखा था। और कल जब गेहूं की बढ़ती हुई कीमतों पर खाद्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था, तब इस विषय की गंभीरता को समझते हुए मेरे आदरणीय नेता, जो विपक्ष के नेता भी हैं, वाजपेयी जी ने इसी सदन में ये मांग की थी कि सभी नियमों को स्थगित करके इस विषय पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। मुझे दुख है कि ना तो शून्यकाल में उठाए हुए मेरे प्रश्नों पर उस दिन सरकार ने रिस्पॉन्ड किया और न कल ही हमारी तुरंत चर्चा की मांग को सरकार ने स्वीकार किया। हो सकता है कल आप लोगों के हस्तक्षेप के कारण सरकार आज इस पर चर्चा कराने को राजी हुई है, तो भी मैं सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। सभापति जी, हिंदी गजल के एक प्रख्यात कवि हुए हैं दुष्यंत। बिल्कुल आज किसी परिस्थिति को, लगता है कि कभी दर्शक दीर्घा में बैठे होंगे, तब उन्होंने बहुत ही दो मार्मिक पंक्तियां आज की परिस्थिति पर लिखी थी कि पेट में है भूख, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल संसद में है जेरे बहस ये मुद्दा। सभापति जी, शायद आज भी इस चर्चा को सुनने वाले लोग शायद इतना संतोष कर रहे होंगे कि ये सरकार रोटी भले ही न दे सके, कम से कम संसद में बहस तो करवा रही है। और शायद ये आशा उन्हें जग रही हो कि इस बहस के बाद कोई राहत उन्हें सरकार दे पाएगी। इसलिए चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगी मंत्री महोदय से कि आज की इस चर्चा को रस्म निभाई के तहत न करवाएं। आज की इस चर्चा को सदस्यों की भड़ास निकालने का एक माध्यम समझकर न करवाएं। आज की इस चर्चा को टॉकआउट न हो जाने दें, बल्कि हमारे द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर गंभीरता से विचार करके कोई प्रभावी समाधान खोजें, ताकि वाकई लोगों को राहत मिल सके। सभापति जी, आज लोग रो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं, सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई की महिला मोर्चा ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया।
क्योंकि मैं ये मानती हूं कि महंगाई का सबसे पहला शिकार महिला होती है। पति तो जो कमाता है लाकर उसके हाथ में रख देता, घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसकी, और अगर वो न चला पाए तो नालायक वो कहलाती है। बच्चों की भूख उससे बर्दाश्त नहीं होती, पति को खिलाना ये वो अपना धर्म समझती है, इसलिए इन तीनों चीजों के बीच में पिसती है स्वयं, खुद बिना खाए सोती है। इसीलिए आज वो अपना दर्द कहने के लिए सड़क पर निकली। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कुछ प्रश्न है हमारे, उन महिलाओं के, उन पुरुषों के, उन प्रश्नों को मैं अपने माध्यम से रखना चाहती हूँ और आपसे जवाब चाहती हूँ उस बात का। आपने कल एक बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत बयान दिया इस सदन में, सभापति जी। उस बयान में बार बार मंत्री महोदय ने एक बात कही कि भारत सरकार की एफसीआई के पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध था, और उन्होंने एक बात और दृढ़ता से कही, अगर मैं उन्हीं के शब्दों को रिपीट करूं तो, कि जून 96 के बाद एक छटाक गेहूं भी हमने निर्यात नहीं किया। मेरा बहुत सीधा प्रश्न है आपसे मंत्री महोदय कि गेहूं आपके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, निर्यात आपने एक छटाक भी किया नहीं, तो गेहूं गया कहां? किसने गायब कर दिया? क्यों गायब कर दिया? आप बड़ी दृढ़ता से कल एक बात कह रहे थे, मेरी नीयत साफ है। सभापति जी, उनकी नीयत साफ है या नहीं ये तो ईश्वर जानता है, मगर बाजार से गेहूं साफ है ये सारा हिंदुस्तान जानता है। क्या मैं पूछ सकती हूं वो गेहूं कहां गया? आपके अपने वक्तव्य में जवाब इसका मौजूद है। आपने कहा कि एफसीआई ने ओपन मार्केट में सेल की है, खुले बाजार में गेहूं बेचा है, और उसके आंकड़े दिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं सभापति जी, ये खुले बाजार में बेचे जाने वाले गेहूं पर 200 मीट्रिक टन और 500 मीट्रिक टन की पाबंदी तो कल लगी। इससे पहले धड़ल्ले से गेहूं बाजार में बेचा गया है, खुले बाजार में बेचा गया है, और जितना जो चाहे उतना प्राप्त कर सकता है। आप जवाब दें, कह दीजिए। जवाब नहीं, मैं सिर्फ मान्य समस्या को जानकारी के लिए उस संदर्भ में सिर्फ एक बात इंगित कर देता हूं कि वो 200 का जो लिमिटेशन है वो उसी समय लग गया है, आज नहीं लगा। जब से मैंने कार्यभार संभाला इसके बाद 200 टन का लिमिटेशन उसी समय लग गया। मैं तो आपके आंकड़े कह रही हूँ। आपने कहा कि 5 लाख टन गेहूं प्रतिमाह आपने बेचा, आपने कहा 63 लाख टन आपने गेहूं बेचा, और जितना जिसने चाहा उतना वो खरीद सकता था वो उसने खरीदा। लेकिन मेरा सवाल है इनसे कि आप कंट्रोल्ड दाम पर गेहूं बेचते हैं फ्लोर मिल मालिकों को, केवल पिसाई लेकर के उनको आटा बेचना चाहिए था। वो दुगने दाम पर आटा बेचते हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बेची रहती है। क्या ये सच नहीं है कि 4.5 रुपए किलो के भाव से आपने गेहूं बेचा फ्लोर मिल के मालिकों को, और 9 रुपया किलो के भाव उन्होंने आटा बेचा? सरकार क्या कर रही थी उस समय? अरे पिसाई 4.5 रुपए किलो प्रति किलो होती है क्या? 20 पैसा प्रति किलो की पिसाई है, आप 50 पैसा प्रति किलो दे दीजिए, 90 पैसा प्रति किलो दे दीजिए, 1 रुपया प्रति किलो दे दीजिए। 4.5 रुपए किलो के भाव कंट्रोल दाम पर गेहूं लेती है फ्लोर मिल मालिक आपसे, और 9 रुपए किलो के भाव आटा बिकता है, सरकार आंखें मूंदे बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि विनम्र किसान की सरकार है ना। मैं पूछना चाहती हूँ, अरे इस महंगाई के बदले में क्या विनम्र किसान की सरकार ने किसान को कुछ दिया? सभापति जी, इस महंगाई के बदले किसान को कुछ नहीं मिला, उससे सपोर्ट प्राइस देकर ही खरीदा गया। इस महंगाई के बदले सरकारी खजाने में कुछ नहीं आया, कंट्रोल दाम पर गेहूं बेचा गया। इस महंगाई के बदले अगर मुनाफा कमाया तो मिल मालिकों ने, और मार पड़ी तो उपभोक्ताओं पर। यह है इस विनम्र किसान की सरकार की जादूगरी, जो शासन करती है आम आदमी के नाम पर और मुनाफा कमवाती है मिल मालिकों को। और ये एक उजागर सत्य है कि जितना मुनाफा मिल मालिकों को इस बार मिला है, उतना मुनाफा कभी फ्लोर मिल मालिकों ने आज से पहले नहीं कमाया। ये बात पूरी प्रामाणिकता के साथ आज मैं सदन से कह सकती हूँ। आप कहते हैं कि आपने खुले बाजार में बेचा, तो क्या आपने पीडीएस के लिए भी तो बहुत दिया, और आपने तो कहा कि जितना राज्य सरकारों ने चाहा उतना दिया। ये बात तथ्य से परे है। आपने कल दिल्ली का आंकड़ा दिया, और दिल्ली का आंकड़ा देकर के भी कहा कि आपने उनको पूरे का पूरा
गेहूं जितना वो चाहते थे उतना आपने अलॉट किया। ये चिट्ठी है मेरे पास, दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री की चिट्ठी है, कल आपके वक्तव्य के बाद नहीं आई है। आज से 13 दिन पहले 28/11/96 को ये चिट्ठी लाल बिहारी तिवारी ने लिखी, और केवल मुझे नहीं लिखी, दिल्ली के सभी सांसदों को लिखी। जेपी अग्रवाल को भी वो चिट्ठी आई होगी, मीरा कुमार जी को भी वो चिट्ठी शायद आई हो। हर दिल्ली के सांसद को उन्होंने चिट्ठी लिखी, और इसमें हवाला दिया है कि इससे 1 सप्ताह पहले उन्होंने चिट्ठी आपको भी लिखी। दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर गेहूं उपलब्ध न होने का जो असर पड़ रहा है, उसकी वेदना दिखाते हुए, उससे दुखी होकर के चिट्ठी उन्होंने लिखी। प्रिय श्रीमती स्वराज जी, रेलवे रैक न मिल पाने के कारण भारतीय खाद्य निगम के दिल्ली स्थित गोदामों में गेहूं की बहुत कमी हो गई, जिसका दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर बुरा असर पड़ा है, और कई दुकानों पर अभी भी गेहूं पहुंच नहीं सका है। क्योंकि भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, इसलिए मैंने दिनांक 21/11/96 को श्री देवेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री खाद्य और नागरिक आपूर्ति भारत सरकार, तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री साहब सिंह जी ने भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को दिनांक 27/11/96 को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, और उनसे निवेदन किया है कि भारतीय खाद्य निगम को पर्याप्त संख्या में रेलवे रैक दिलाया जाए, जिससे कि वो अपने दिल्ली स्थित गोदामों में दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पड़ोसी राज्यों से पर्याप्त मात्रा में गेहूं लाकर उसका भंडारण कर सके। किस तारीख की चिट्ठी है ये 28/11/96 की चिट्ठी, आज से 13 दिन पहले की। कल इनके वक्तव्य के बाद नहीं आई, अगर ये समझें कि इनके वक्तव्य के बाद ये चिट्ठी लिखी, 28/11/96 को लिखी। अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कमी रेलवे रैक न मिलने के कारण हुई है या अलॉटमेंट कम होने के कारण हुई है, ये मटेरियल नहीं है। मटेरियल ये है कि दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावित हो रही है, दिल्ली की राशन की दुकानों पर गेहूं उपलब्ध नहीं हो पा रहा, और हमारी दिक्कत दूसरी कि पीडीएस को चलाने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है, लेकिन पीडीएस को चावल गेहूं मुहैया कराने की सरकार की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। पर आम आदमी इस अंतर को नहीं समझ सकता। आम आदमी के पास हम जाते हैं तो वो तो एक ही बात कहता, साहब हमने तो कमल के फूल पर मोहर लगाई थी, आपको वोट दिया था, भाजपा की सरकार बनाई है, जिम्मेदारी आपकी। इन तमाम कोताहियों के लिए वो जिम्मेदार हमें मानता, जबकि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर भारत सरकार रेलवे रैक भारतीय खाद्य निगम को नहीं दिलवा पा रही, यदि भारतीय खाद्य निगम दिल्ली के गोदामों में गेहूं नहीं भर पा रहा, अगर दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली इनके कारण से प्रभावित हो रही है, तो हम दोषी क्यों? लेकिन आम आदमी के सामने गुनहगार हम बन रहे, हमारी सरकार बन रही। इसलिए मैं इनसे कहना चाहती कि ये जो बात आप कहते हैं कि आप अलॉट करवा रहे हैं, अरे कागजी अलॉटमेंट के मायने क्या है? जब तक वो कागजी अलॉटमेंट का गेहूं भंडारण में आकर रखा नहीं जाता, भारतीय खाद्य निगम उसको दिल्ली सरकार को देता नहीं, तब तक हम राशन की दुकानों पर उपलब्ध कैसे करवाएं? कल्पना राजी, इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि केंद्र की सरकार को एक बयान देकर पल्ला झाड़ लेती है, लोगों के सामने जवाबदेह हम होते हैं जो दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, या जहां पर दिल्ली की भाजपा की सरकार शासन कर रही। और ये तो बयान भी गुमराह करने वाला देते। कल इन्होंने एक बयान देकर के सारे उसमें ये कह दिया हमने तो 60,000 अलॉट किया था, 41,800 टन उन्होंने उठाया। ठीक है, 41,800 टन उठाया, कब तक? अक्टूबर तक। सभापति जी, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अप्रैल में नई फसल बाजार में आ जाती है, मई से अक्टूबर तक कभी गेहूं की किल्लत होती नहीं, और वीट का ऑफटेक राशन की दुकानों पर तब होता है जब बाजार भाव राशन की दुकान से ज्यादा होता है। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अगर बाजार भाव खुले बाजार में मिलने वाली चीज और राशन की दुकान पर मिलने वाली चीज के दाम बराबर रहते हैं या 50-60 पैसे का अंतर रहता है, तो कोई राशन की दुकान पर लेने जाता नहीं, क्योंकि सबको पता है कि राशन की दुकान की बजाय बाहर चीज बेहतर मिलेगी। देख लेगा, पजोक लेगा, राशन की दुकान पर तो जैसा आया कंकड़ पत्थर मिलाकर भाग दिया। तो इसलिए कभी भी वीट का ऑफटेक नहीं होता। और मैं तो अपने अनुभव से बता रही, ये खाद्य और आपूर्ति का महकमा हरियाणा में मेरे पास रहा है, मुझे मालूम है। हम कभी भी वीट का ऑफटेक नहीं करते थे अक्टूबर तक। हम कहते थे केंद्र सरकार को कि बेशक से हमारा रख लो, हमें दिसंबर से मार्च तक चाहिए। ये सबको पता है कि दिसंबर से मार्च तक गेहूं की किल्लत होती है।
हर राज्य सरकार से इनके पास उस समय बढ़ी हुई मात्रा मांगी जाती है और इनसे कहा जाता है कि आज चूंकि बाजार भाव ज्यादा हो गया है, राशन पर बढ़ गई है खपत, राशन से लोग मांग रहे हैं, बाजार भाव की किल्लत दूर करने के लिए पीडीएस को स्ट्रेंथन करना होगा, इसलिए आप हमें ज्यादा गेहूं दें। ये बात छोटी सी चींटी को समझ में आ सकती है, सरकार के मंत्रियों को समझ में नहीं आ सकती। अरे चींटी छोटा छोटा दाना जमा करके रेनी डे के लिए रखती है और उसको पता है कि अगर वो ये जमा किया हुआ खुर्द-बुर्द कर दे तो बरसात में भूखी मर जाएगी। ये बात एफसीआई के अधिकारियों को नहीं पता। वर्षों से ये महकमा संभाल रहे हैं वो, उन्हें नहीं मालूम कि आज जो भंडारण की किल्लत उन्हें आ रही है। इन्होंने लिखा अपने बयान में कि हमारे पास इतना ज्यादा गेहूं उपलब्ध था कि उसको रखने का बोझ उठाने में हम असमर्थ थे। ये इनके बयान में लिखा, आप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं। पढ़ा इन्होंने, खुद ने पढ़ा, मेरे पास हिंदी वाला नहीं, इन्होंने हिंदी में पढ़ा, मैं अंग्रेजी में बता रही। देयर वाज प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ड्यू टू ह्यूज क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन द गोडाउन। The FCI had to bear the burden of carrying cost as the quantity of wheat was more than requirement. आपके पास अगर भंडार में गेहूं उपलब्ध है और इतना ज्यादा उपलब्ध है कि आप उसको किल्लत के समय में अगर निकालें तो लोगों की कठिनाई दूर हो सकती है, पीडीएस स्ट्रेंथन हो सकता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वाहवाही मिल सकती है, भूखे आदमी को रोटी मिल सकती है, उसकी आपको चिंता नहीं। आज जो आपको वेयर हाउस में स्टोरेज करने की का जो बोझ उठाना पड़ रहा है वो आपको बोझ लगता है और इस कारण से आप सारा का सारा भंडारण खुर्द-बुर्द कर देते हैं, ओपन बाजार में माल बेच देते हैं। मैं कहना चाहती हूँ आपसे और बिना शब्द चबाए कहना चाहती हूँ, ये ओपन सेल मार्केट में किया गया, ओपन सेल खुले बाजार में बेचा गया गेहूं एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। इससे साजिश की गंध आती है, इससे भ्रष्टाचार की दुर्गंध आती है। और केवल गेहूं की बात नहीं, आगे क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज पर है ये आज का 193 का डिस्कशन। आप जानते हैं कि आटा गेहूं तो लोग खाते ही खाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के 75% प्रदेशों का स्टेपल फूड दाल और चावल। दिन के भोजन में तो लोग जरूर दाल चावल खाना चाहते। बैठे हमारे पासवान जी, इनके बिल्कुल पीछे बैठे, इन्हीं के प्रदेश के, मेरे साथ रशिया गए थे, 4 दिन दाल चावल नहीं मिला, कांप गए बिल्कुल। बहन जी कहीं से कोई ऐसा होटल दिखवाओ जहाँ दाल चावल खाएं। अरे दाल चावल के बिना तृप्ति नहीं होती, ये सही बात, दाल चावल के बिना तृप्ति नहीं होती। क्या दाम है आज दालों का, क्या दाम है आज चावल का? आज के आंकड़े लाई, कल के नहीं। आज जिस भाव दाल और चावल बिक रहा है, आटा 10 रुपए 50 पैसे किलो, मूंग की दाल 32 रुपए किलो, अरहर की दाल 32 रुपए किलो, चने की दाल 20 रुपए किलो, सरसों का तेल 52 रुपए किलो, सफोला 67 रुपए 50 पैसे किलो, नमक 6 रुपए किलो और चावल 24 रुपए किलो। कोई लग्जरी की, हाँ शाम तक और बढ़ गए होंगे, शाम तक और बढ़ गए। एक भी चीज मैंने इसमें ऐसी नहीं डाली जिसको आप एसेंशियल कमोडिटी के अंदर न रखते हो। इसेंशियल में भी वेरी वेरी इसेंशियल, नॉट ओनली इम्पोर्टेंट बट वेरी वेरी इसेंशियल। इसमें चावल है, कौन सी चावल? चावल वही परमल, सेला और कौन सा चावल है, बासमती तो 45 से कम नहीं मिलता, बासमती तो 45 से कम नहीं है, हल्का बासमती 45 रुपए है, 60 रुपए तक जाता है। ये वो चावल जो भात आप लोग खाते हैं, ये वो चावल। मैं बासमती चावल का दाम नहीं दे रही। हरियाणा में 15-15 दिन तक बोली नहीं होती थी। एक तरफ धान खरीदा जाता है 700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, और यहाँ चावल 50 रुपए किलो। दो रुपए किलो चंद्रबाबू नायडू खिला रहा। ठीक। सभापति जी, मेरा ये कहने की बात है कि ये जो बिल्कुल केवल स्टेपल फूड यानी दाल, चावल, नमक और आटा, ये उसके दाम हैं। और आप ये सोच लीजिए कि अगर इस दामों पर खाने की चीजें बिक रही हैं तो आम आदमी की क्या हालत होगी। और ये दाम है गेहूं, दाल, चावल के। सब्जियों की बात देखो तो आग लगी पड़ी है बाजार में। हरी सब्जियों की बात आप छोड़ दीजिए, लोग कहते हैं न्यूट्रिशियस फूड खाइए, हरी सब्जी खाइए। हरी सब्जी तो आप छू नहीं सकते। आलू और प्याज 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो के भाव बिक रहा है। मैं कहती हूँ कि आम आदमी सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल जीवन जीने के लिए जो आटे में नमक मिलाकर के रोटी सेक ले, ऊपर मुट्ठी मारकर प्याज रख ले, इतनी भर रोटी आज नसीब नहीं है। ये विनम्र किसान की सरकार है,
जो एक आम आदमी के मुंह से सूखी रोटी का निवाला भी छीन चुकी है। छोड़ दीजिए दाल की बात भी, छोड़ दीजिए सब्जी की बात भी, आटे में नमक मिलाकर प्याज से रोटी आज दिहाड़ीदार मजदूर को नसीब नहीं है। और मध्यम वर्ग जो अपनी पूरी प्रोटीन की आवश्यकता केवल दाल से पूरी करता है, जिसे मक्खन पनीर कल्पना की चीज नहीं बनती, जिसके लिए वो दाल 32 रुपए किलो के भाव से कैसे दाल खिलाएगा और दाल और चावल से कैसे अपना पेट भरेगा। आलू और प्याज की जब मैं दाम देखती हूँ तो मुझे कई बार अपने कांग्रेस साथियों की याद आती। जनता पार्टी के समय में सभापति जी केवल प्याज के दाम पर सरकार चली गई थी। पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने बावेला मचा दिया था। 5 रुपए किलो प्याज हो गया, 5 रुपए किलो प्याज हो गया। आज 10 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है, मगर वो धर्मनिरपेक्षता की मजबूरी है कि इस सरकार पर 10 रुपए किलो का प्याज मंजूर होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के कारण सरकार को बनाए रखना जरूरी है, इसलिए 10 रुपए का प्याज मंजूर है। सभापति जी, आप मल्टीनेशनल्स की साजिश को जानते हैं। इसका एक और पहलू है जिसको मैं सदन में रखना चाहूंगी, शायद इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ये जो चीजें महंगी हो रही हैं, दाल चावल आलू प्याज आटा नमक, इसके पीछे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एक गहरी साजिश है, जिसकी तरफ शायद सरकार का ध्यान भी नहीं जा रहा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस देश के आम आदमी के जीवन स्तर को महंगा करना चाहती हैं, और वो जीवन स्तर तब तक महंगा नहीं होगा जब तक खाने की रोटी महंगी नहीं होगी, क्योंकि वो बेसिक और बुनियादी चीज है। जब खाने की रोटी महंगी होगी तब बढ़े हुए वेतन की मांग होगी, और वो बढ़ा हुआ वेतन ना सरकार दे सकेगी ना स्वदेशी उद्योग दे सकेगा। फिर उनके बढ़े हुए वेतन से, उनके आकर्षक वेतन से आकृष्ट होकर के श्रमिक उनकी तरफ जाएगा। तो स्वदेशी उद्योगों को समाप्त करने की जो योजनाएं बनाई गई हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ से, उसमें से एक साजिश, एक योजना ये है, इस देश का जीवन स्तर इतना महंगा कर दो, इस देश के आम आदमी की रोटी इतनी महंगी कर दो कि वेतन की मांग इतनी बढ़ जाए कि लोग सड़क पर उतर आए, और उस मांग को पूरा करने की हिम्मत, उस बात को पूरा करने की क्षमता केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हो। ये सरकार इसको देख नहीं रही, क्योंकि अगर सरकार इस पर थोड़ी भी गंभीरता से विचार कर रही होती तो 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में इतनी देर नहीं करती। उसकी रिपोर्ट तक आज नहीं आई। हो सकता है कुछ लोगों को ये विषयांतर लगे, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ ये विषयांतर नहीं है, ये विषय सीधे सीधे इसके साथ जुड़ा हुआ। वेतन आयोगों की कल्पना ही हमारे देश में इस बात से की गई थी कि ये बंधे हुए, जिसे पंजाबी में गिने गंडे कहते हैं, कि तो गिने गंडे लेने वाला वर्ग है। ये जो बंधे हुए वेतन वाला वर्ग है, सबसे ज्यादा महंगाई की मार इस पर पड़ती है। उधर तो बजट बढ़ता चला जाता है घर का, 100 रुपए महीना रोज, और वाजपेयी जी की बात मानूं तो कम से कम 20 रुपया प्रति सुबह और शाम के दामों में फर्क होता है, लेकिन वेतन में बढ़ोतरी 1 पैसे की नहीं होती। तो कैसे वो तालमेल बिठाए बढ़े हुए महंगाई और स्थिर वेतन के बीच में, वो कैसे तालमेल बैठाए, इसके लिए वेतन आयोग की कल्पना की गई थी। लेकिन होता यह है कि पहले तो वेतन आयोग बैठाने में देरी की जाती है, फिर उसकी रिपोर्ट लाने में देरी की जाती है, फिर रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने में देरी की जाती है, और जब तक वो सिफारिशें लागू होती हैं अध्यक्ष जी, तब तक वो सिफारिशें रिडंडेंट हो जाती हैं, तब तक वो सिफारिशें बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि जितना बढ़ा हुआ वेतन की सिफारिश वो आयोग करता है, उससे 4 गुना 5 गुना 6 गुना महंगाई बढ़ जाती है, और उतने में भी वो उस समय की महंगाई से कोई मेल नहीं बिठा सकता। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ना सरकारी कर्मचारियों की इनको परवाह, आज आक्रोश है उनमें, वो भी सड़क पर निकले हुए हैं, दिहाड़ीदार मजदूर पिस रहा है, महिलाएं करहा रही हैं, लेकिन बजाय इसके कि ये इस पर ध्यान दे करके उसको कम करने की बात करें, हमें तो जानकारी मिली है कि ये तो पेट्रोलियम और डीजल के दाम और बढ़ाने जा रहा है। और आप जानते हैं कि पेट्रोलियम और डीजल के बढ़े हुए दाम एक परोक्ष रूप से बढ़े हुए दामों की भूमिका अदा करते हैं। जब भी पेट्रोलियम और डीजल का दाम बढ़ता है तो फ्रेट बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, और तमाम की तमाम चीजें ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तौर पर उनके दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के साथ ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट जुड़ा हुआ। तो अगर ये सरकार पेट्रोलियम और डीजल के दाम और बढ़ा देगी तो पहले से ही त्राई करते हुए वर्ग की क्या हालत होगी, इसके बारे में कभी सोचा है इस सरकार ने? लेकिन इस सरकार को सोचने की जरूरत क्या है? मंत्री तो सरकारी भोज में आराम से उड़ाते हैं खाना, मटन भी मिलता है, चिकन भी मिलता है, खाना भी मिलता है, और अधिकारियों के पास अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड मौजूद हैं, डाइनर्स कार्ड मौजूद हैं, वो अपने 5 सितारा होटल में छकते हैं खाना। तो ना उनको फर्क है जिन्होंने नीतियां बनानी है,
न उनको फर्क है जिन्होंने नीतियों को क्रियान्वयन करना है। पिसता तो वो आम आदमी है जिसको या तो बंधी तनख्वाह मिलती है या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू दिहाड़ी मिलती, जो नित्य कुआं खोदता है, नित्य पानी पीता है। एक जानकारी देंगे मैडम को। जानकारी बाद में दे देना। मंत्री जी शाकाहारी हैं, मटन चिकन नहीं खाते हैं। कौन? मंत्री जी शाकाहारी हैं। मंत्री जी शाकाहारी होंगे, अभी आप मंत्री बता जी रहे थे ना। पनीर उड़ाते होंगे, ठीक है। मंत्री जी नान उड़ाते होंगे, ठीक है। रोज सुबह शाम सरकारी भोज हो रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है, जिन्हें अपनी जेब से खर्चा उठाना नहीं पड़ता, कहते हैं जिसके पाँव ना फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। ये कभी गए हो राशन लेने के लिए तो पता हो। मेरी बात सुनते ही कांति सिंह सिर हिला रही, क्योंकि महिला होने के नाते खुद जाती होंगी राशन लेने, और पता होगा कि बजट कितना महंगा होता। इनकी पत्नी यहाँ नहीं रहती है, अकेले सब काम करते कांति हैं। सिंह जी खुद राशन लेने जाती होंगी, इसलिए इन्हें पता होगा। यहाँ से जाते हुए सब्जी लेती होंगी, फल मंगाती होंगी, तो पता होगा कि किस तरह से आसमान छू रही है महंगाई। लेकिन इन लोगों को क्या मालूम कि महंगाई की हालत क्या है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उपसभापति जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेकुलरिज्म के नाम पर ये चाहे जितने गलबैया डालकर बैठे रहें, लेकिन गरीबों की आहें निकलनी शुरू हो गई हैं। गरीबों की बद्दुआ इस सरकार को ले बैठेगी। इसलिए मंत्री महोदय जरा मुंह ऊंचा करके देखिए, आपके हित की बात कह रही हूँ। नोट्स लेने बंद करें अगर 1 मिनट, तो आपके हित की बात कह रही हूँ। ये आपके हित में है मंत्री महोदय, ये आपके हित में है कि ये जो चर्चा में बिंदु हमने उठाए हैं, इन बिंदुओं पर आप कोई प्रभावी समाधान करें, इन बिंदुओं पर आप गंभीरता से सोचें, इससे पहले कि गरीबों की बद्दुआ इस सरकार को ले बैठे। अगर आप कोई ऐसा प्रभावी समाधान कर दें कि आम आदमी कम से कम रोटी खाकर रात को चैन की नींद सो सके। अध्यक्ष, अभी तो हमारी नहीं आपका, और फिर चलिए हमारे और भी शायद हमारे और 3-4 साथी बोलने वाले सदस्य हैं, बोलेंगे आपके पार्टी से। और तो मैं बाकी लोगों के लिए अगर ये छोड़ भी दूं समय, तो मैं आखिरी ये बात कह करके जरूर बैठना चाहूंगी। इसलिए मैं इतनी बात कह करके अपना स्थान लेना चाहूंगी कि इससे पहले कि गरीबों की बद्दुआ इस सरकार को ले बैठे, ये सरकार होश में आए, ये सरकार चेते, और आम आदमी के नाम पर शासन करने वाली सरकार और कुछ तो आम आदमी को नहीं दे सकती, कम से कम 2 जून की सूखी रोटी मुहैया कराने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।